अच्छी खासी जिंदगी थी मेरी और माँ भी लोरिया सुना के सोती थी। बस एक जुनून चढ़ा था देश की सेवा करने का, वरना खाने को मेरे घर में भी रोटी थी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक जैतवार। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म में। हमारे साथ आज मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से सिलेक्टेड है सीआईएसएफ के रूप में भैया मौजूद है। और जैसा कि मैं आप जानते हो कि मैं भी सीआईएसएफ में सिलेक्टेड हूँ, तो मैं भैया का आज पर्सनली आपके लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ कि ये इनने सीआईएसएफ की वर्दी कैसे हासिल किए। अभी आपका रिसेंट में एग्जाम होने वाला है 23 फरवरी से, तो उसको देखते हुए आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपना स्कोर कैसे बढ़ाना है, और कौन कौन से मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी में इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं, कहाँ से पढ़ाई करनी होती है, ये सारा कुछ ही बताएंगे। अपन जीरो से जो है सारा कुछ इनका जानेंगे और आपको जो है इसमें पूरा आपके एग्जाम में जो भी चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए वो सारे टिप्स आपको भैया बताएंगे। तो सबसे पहले भैया आपको शुभ नाम। दुर्गेश कुमार लिल्हारे। देखो भैया का नाम दुर्गेश लिल्हारे है। सबसे पहली बात तो भैया से थोड़ी सी इनकी नॉर्मल जानकारी लेते हैं कि भैया आप मतलब एमपी के किस जिले से रहने वाले हैं? मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा तहसील खैरलांजी पड़ता है और ग्राम घोटी। अच्छा, तो भैया सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आपने जो प्रारंभिक शिक्षा है अपनी कहाँ से दी? मेरा फर्स्ट मतलब पहली से लेके 10वीं तक मेरी मतलब एजुकेशन है वो घोटी से हुई, मेरे गांव से। उसके बाद मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूर आरंभा से 11th और 12th हुआ। अच्छा, उसके बाद मैं जेडबलई क्लियर करके मैंने बीटेक किया है। अच्छा, मतलब आपने इंजीनियरिंग हाँ, की है ना? इंजीनियरिंग मैकेनिकल से। अच्छा, मैकेनिकल से। हाँ। और उसके बाद में जो है आप जो है इस फील्ड में है। हाँ। तो अब ये बताइए कि आपने तो इंजीनियरिंग की थी, इस फील्ड में आपका आने का जो है क्या जेन्युइन रीजन बना? एक्चुअली में मैं सबसे पहले जैसे इंजीनियरिंग मेरा पास आउट हुआ, उसके बाद मैं टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक भी पढ़ता था, ताकि कोई भी एग्जाम अगर होता है तो उसमें नॉन टेक का भी वेटेज होता है, तो मैं नॉन टेक भी पढ़ता था। अच्छा, तो फिर वहाँ से मैं नॉन टेक पढ़ते पढ़ते मैं मेरे मतलब माइंडसेट में ये आया कि फिर मुझे सीजीएल वगैरह का भी थोड़ा जुनून चढ़ गया था। अच्छा, तो मैं सीजीएल की प्रिपरेशन करने लगा। तो सीजीएल में एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है जी, तो मैं सभी एग्ज़ाम देता था। तो फिर मैंने जीडी का भी एग्ज़ाम दिया और जीडी के लिए तो एक जुनून अंदर से था ही, देश सेवा। अच्छा, मतलब वर्दी में जो वर्दी तो भाई वर्दी तो वर्दी होती है। अच्छा, तो यानी सीधी सी बात ये आ जाती है, एक शायरी भी होती है कि बचपन में जो मिट्टी खाई थी उसका कर्ज चुकाना है, तुम बन जाना डॉक्टर इंजीनियर साहब, हमें तो फौज में जाना है। ये वाली लाइन आपको बहुत मोटिवेट की है ना? हाँ। तो ये बात आ जाती है। अब इससे देखो, भैया ने इंजीनियरिंग की, उसके बाद जीडी की तरफ रुख मोड़ा, तो ये आपकी जो है जीडी की जो है भर्ती कौन सी थी? सेकंड भर्ती थी मैं। हाँ, सेकंड भर्ती थी मेरी। अच्छा, सेकंड भर्ती थी। सेकंड भर्ती थी तो पहली भर्ती कहाँ रह गए थे? मैं अनफिट हो गया था। किस चीज में? मेडिकल में? हाँ, मेडिकल में अनफिट हो गया था। मेडिकल। तो पहली भर्ती में आप मेडिकल में अनफिट हो गए थे, किस चीज में अनफिट हुए थे? मैं मेडिकल में डीएनएस में अनफिट हो गया था। अच्छा, तो देखो पहली भर्ती में मेडिकल में अनफिट थे और दूसरी भर्ती में जो है अभी सिलेक्ट हुए है ना, तो आपके लिए बहुत ही जो है रोचक बात होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं एक बार अनफिट हो जाने के बाद फॉर्म भरते ही नहीं है और हार मान लेते हैं और जो है अपनी वर्दी से हाथ धो बैठते हैं ना। तो सबसे पहली बात तो अपन ये पूछेंगे कि भैया पहली भर्ती में आप जैसे अनफिट हुए थे डीएनएस में, तो ये डीएनएस होता क्या है ये बताइए। डीएनएस ये नाक में होता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं जिसको। अच्छा, तो ये नाक की जो मिड में जो अंदर में जो सेप्टम होता है वो हल्का टिल्ड हो जाता है। तो जो डीएनएस है तो वो डीएनएस में पॉइंट मिलता है, डिफेंस में कोई भी फोर्स हो या मतलब नाक की हड्डी का जो आपकी यहाँ से होती है इसका टेढ़ा होना डीएनएस कहलाता है। कोई इसका ट्रीटमेंट है भैया? हाँ, ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। अच्छा, कॉस्ट मतलब लगभग कितनी? 15,000 समथिंग। हाँ, 15-20 हज़ार में हो जाता है, ठीक है। तो ये बात होगी। तो सबसे ये चीज़ से क्या सीख मिलती है कि एक बार जो बंदा अनफिट है तो ऐसा नहीं कि भैया तो आप परमानेंटली अनफिट है, आप कभी जो है फिट नहीं हो सकते। भैया साक्षात इसका उदाहरण है, दूसरी बार ये फिट होकर के मैं अनफिट इंसान अगर कर सकता हूँ तो आप लोग भी मोटिवेट होके कर सकते हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ यही है ना, ठीक है। और मेडिकल भैया एसएससी का कैसा होता है, थोड़ा सा एक ब्रीफली बता दो। मेडिकल यार, अगर मेडिकल देखा जाए तो भाई फोर्स में मतलब एसएससी जीडी का जो भी मेडिकल होता है उसमें आपका हर एक पार्ट, हर एक चीज, ऐसा बॉडी का कोई चीज नहीं होगा जो एक्सटर्नल जो भी दिख रहा है सभी चीजें चेक होती हैं। अच्छा, और रही बात कि बहुत सारे लोग क्या है कि किसी को कोई पॉइंट रहा तो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, ये सही है या गलत है?
ये छुपाना मेरे हिसाब से, तो मैं जैसा जहां तक जानता हूँ, ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि आप जो चीज़ छुपाना चाहेंगे वही चीज़ ज़्यादा दिखता है। आप जिस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो सामने का ऑब्जर्वर भी उसे नज़रअंदाज कर देता है। तो कोशिश करिए, आपको जो पॉइंट है उसको छुपाने की कोशिश न करिए, नॉर्मल रहिए, तो आप अच्छा भाई आपको मेडिकल बेटर अगर मिलेगा। आप फिट हो तो कोई भी डॉक्टर आपको मेडिकल अनफिट नहीं करेगा, अगर आप अनफिट हो तो फिर भगवान भी नहीं तो ये बचाएगा। बात थी इनकी पहली भर्ती की, ये अनफिट हो गए थे। हम्म। लेकिन फिर भी इनने जो है दूसरी भर्ती जीडी की आई और साहस के साथ खड़े हुए और फिर से जो है जीडी में नौकरी लेने का मन बनाया और जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई किया। तो अब बात आ जाती है हमारी काम की बात कि 2025 में जो जीडी आई उसमें आपने किस तरीके से एग्जाम निकाला, किस तरीके से फिजिकल निकाला, किस तरीके से मेडिकल निकाला, एग्जाम में जो है किन किन टॉपिकों को कवर किया, स्ट्रेटेजी क्या थी ये चीज़ की, क्योंकि ज़्यादातर ज़रूरत लड़कों को इसी चीज़ की रहती है। और मैं जानता हूँ आप भी इस वीडियो को देखने इसीलिए आए हैं कि भैया ने कैसे निकाला, क्योंकि बहुत अच्छी खासी लीड, कम से कम फिजिकल की कट ऑफ से 55-60 नंबर की इनकी लीड थी, है ना? 62 मार्क्स ठीक है, लीड थी। 62 नंबर की फिजिकल से लीड थी। और कितने नंबर थे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? एमपी के जनरल डिस्ट्रिक्ट से भी ये मतलब कट ऑफ क्लियर करने की पूरी मतलब इनकी के लायक इनके नंबर है, तो पूरा सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपन एग्जाम पे आते हैं भैया। आपने एग्जाम कहाँ से पढ़ा और किन किन चैप्टर को ज़्यादा महत्व दिया? और अपन शुरुआत करते हैं जीएस से। जीएस को कैसा पढ़ना चाहिए? देखो भाई, जीएस तो ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि जीडी का एग्ज़ाम मतलब मैंने 2024 में फॉर्म भरा था। उसके बाद जो मेरा एग्ज़ाम था वो 22 फरवरी को था। तो मैंने सबसे पहले प्रिपरेशन मेरी पहले तो थोड़ा मेरा पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर मैंने प्रिपरेशन का जीडी का पर्टिकुलर अगर बता दूं मैं आपको, तो जीडी में जो है मैं जीके जो है मैं सीजीएल के लिए पढ़ा था परमार सर से, तो उसी को मैंने जीडी के लिए भी पढ़ा, उसी चीज़ को फिर से पढ़ा। अच्छा, मतलब आपने परमार सर से पढ़ा, हाँ, है ना? तो जीडी में ऐसा है कि आपको सबसे ज़्यादा अगर वेटेज देखा जाए तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स और पॉलिटी, सबसे ज़्यादा अगर ये तीन अगर सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हो तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अच्छा, मतलब ये जो आपने चैप्टर का बताया इन्होंने कि किन किन से ज़्यादा वेटेज है उसको आप नोट करिए। अब रही बात कि भैया इनको पढ़ने का जो है मतलब जैसे आपने स्टैटिक जीके बताया, तो स्टैटिक जीके में क्या जो है पोर्शन ज्यादातर रहता है? देखो, स्टैटिक जीके में स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स हो गया, मतलब म्यूजिकल डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, और स्क्रीन पे अपन लगा देंगे बाकी के जो क्लासिकल डांस हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, और स्पोर्ट्स हो गया, और सेंसस मतलब कि जनगणना। जनगणना से एक क्वेश्चन आता ही है, और स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आता ही है, और घराने जो बोलते हैं, घराने से भी एक क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये आप बोल रहे हैं कि ये स्टैटिक हो गया। और करंट, मतलब स्टैटिक आपको शिद्दत से पढ़ना है, ये बोल रहे हैं आप, है ना? हाँ। और उसके बाद करंट अफेयर्स अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स से मैंने तो 10 टॉपिक करंट अफेयर्स के डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये 10 टॉपिक ही बार बार पढ़ने हैं, मुझे डेली मुझे लेक्चर नहीं देखने हैं। तो जैसे अगर आपकी एग्जाम 2026 में फरवरी में है, तो आप 2025 का 2025 का पूरा करंट अफेयर्स मतलब टॉपिक वाइज, जैसे 10 टॉपिक है, वो 10 टॉपिक को आप देख लो, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन मारो। जैसे कि न्यू अपॉइंटमेंट हो गया, 10 टॉपिक में आपको बता दे रहा हूँ। न्यू अपॉइंटमेंट्स हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, रैंकिंग एंड इंडेक्स हो गया, इंपॉर्टेंट सबमिट्स हो गया, और इंडिया में जो टॉप नेम जो होते हैं, या फिर कुछ चर्चा में जो नेम होते हैं वो रहता है, और अवार्ड्स हो गया, और हो गया। ये टॉपिक तो आपको करना ही है। और फिर स्टडी जीए का हो गया, फिर उसके बाद जो है बाकी चीज के लिए कोई कहीं से प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाया हो आपने? प्रैक्टिस सेट तो नहीं, मैं मॉक देता था, मैं टेक्स्ट बुक से मॉक देता था। सेक्शनल मॉक देना है, डेली सेक्शनल मॉक देना ही है सभी सब्जेक्ट का एक एक, और अल्टरनेटिव डेज पे आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, और सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट देना है, और उनका फुल एनालिसिस भी करना है। और एनालिसिस भैया क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए एनालिसिस? देखो, मॉक देना मैटर नहीं करता, मॉक तो सभी देते हैं, लेकिन मार्क्स उसी का पड़ता है जिनने अगर डेप्थ में उसको, मतलब जैसे मॉक में जो क्वेश्चन गलत हुए उस पर काम करना है आपको, और उसको एनालिसिस करना है कि वो गलत हुआ तो हुआ क्यों। अगर गलत हुआ है तो जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको नोट करे, उसमें देखे कि गलती कैसे हो रही है, उस पर काम करे कि मतलब किस मतलब टॉपिक जो वीक टॉपिक है उसका वीडियो देखे और उसमें इम्प्रूवमेंट ले। अगर
वही क्वेश्चन दूसरे मॉक में आया तो भाई आपसे गलत नहीं होना मतलब चाहिए। यही बोल रहे भैया कि मान के चलो आज आपका परसेंटेज का सवाल गलत हुआ, तो ऐसा सोचिए कि क्यों गलत हुआ, इसको फिर से जाकर के रिवाइज मारिए। ऐसा करते करते आप कई टेस्ट देंगे तो हर दिन आपका एक चैप्टर क्लियर होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सारे चैप्टर सारे क्लियर चैप्टर हो चुके क्लियर हो होंगे। जाएंगे। तो ये बात है ना। तो आपने जीएस का बता दिया, अब उसके बाद आ जाते हैं भैया हम मैथ पे। मैथ में से कौन कौन से चैप्टर है जो हमें करना चाहिए? मैथ्स में आपको 10, जो जनरल डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट सबके लिए एकदम सब मैथ्स में 10 चैप्टर है आपको जो करने हैं। बोलिए एक एक गिनाइए ना। मैथ्स में 10 चैप्टर है। पहला परसेंटेज करना है जी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात करना है जी। टाइम एंड डिस्टेंस जी। एंड टाइम एंड वर्क, हाँ 4 हो सीआई गए। एंड एसआई, 5 हो गया। टाइम स्पीड एंड प्रॉफिट डिस्टेंस। लॉस एंड डिस्काउंट, अच्छा हाँ, ये प्रॉफिट लॉस 6 हो गया, डिस्काउंट 7 हो गया। सीआई एसआई जी 8 हो गया। और मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में 2D एंड 3D करना है और हाँ। एलसीएम एचसीएफ करना है और मिश्रण जो होता है वो कर लोगे तो अच्छा। सफिशिएंट। इसमें आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप 18 प्लस क्वेश्चन सही कर लोगे अगर इतने टॉपिक क्लियर करते हो। मतलब 10 चैप्टर का नाम सुन लो: परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम एचसीएफ, मेंसुरेशन, एसआई सीआई, टाइम एंड वर्क, और इसके अलावा क्या बोले आपने, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। हाँ, ये 10 चैप्टर आप कर हाँ, लेते तो हैं। ये जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होता है इसी में आपका ट्रेन भी आ जाता है, इसी में बोट एंड स्ट्रीम भी आ जाता है और इसी में मतलब उसका सब डिवीजन करोगे तो उसी में सर्कुलर रेस भी आ जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा, ये जो जितने चैप्टर बताए ना भैया ने, जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले भी होंगे तो 18 प्लस कर लोगे। और नक्सल बॉर्डर से देख रहे हो भाई, अगर से बालाघाट से तो देख ही रहे हो, मुझे पता है बालाघाट की हमारे पास ऑडियंस है ना। तो अगर से देख रहे होगे तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इसमें से 7-8 भी कर लेते तो आप 15 प्लस कर लेंगे आराम से, है ना। तो ये बात होगी मैथ्स की। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी तो भैया छूटना नहीं चाहिए भाई कई लोग गलती कर लेते हैं। हिंदी में मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ कि आपको RWA की जो हिंदी की बुक्स है शायद 120 पेजेस की बुक है, उसको मल्टीपल टाइम उसी को पढ़ो, इनफ है। आप उसके अलावा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बुक से पढ़ लिया, उसके बाद कोई प्रैक्टिस सेट अगर करना है तो RWA का ही प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हो अगर लगाना हो तो। मतलब बुक करने के बाद प्रैक्टिस सेट। हाँ, बाकी बुक को मल्टीपल टाइम रिवीजन मारे और जो लग रहा है कि ये वर्ड अगर या सिनोनिम्स एंटोनिम्स या समानार्थी जो विपरीतार्थी जो शब्द बोलते हैं उसमें अगर जो शब्द आपको मतलब वो शब्द अगर मॉक में गलत हो रहे तो उसको अच्छे से टिक करके या उसमें नोट डाउन करके रख ले बुक में ही कि उसको रिवीजन करने के लिए। तो हिंदी का भी अपना डाउट क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है भैया रीजनिंग की। रीजनिंग में भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। रीजनिंग में मैंने स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि। रीजनिंग मैंने सीजीएल के लिए जैसे पढ़ा था, मैंने पीयूष वर्षने सर से सीजीएल मतलब पीयूष वर्षने सर से 100 लेक्चर की मतलब 100 लेक्चर है उसमें उनसे करा था। तो ये जीडी के लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो रीजनिंग को कैसे पढ़ना चाहिए? रीजनिंग के लिए ऐसा है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, आप 100 लेक्चर को देख लो एक बार। हाँ। उसके बाद मल्टीपल टेस्ट दो बस। टेस्ट दो हाँ, और टेस्ट में प्रैक्टिस सेट लगाओ। लगाओ RWA। मतलब भैया अपना सिलेबस कंप्लीट करो बोल रहे हैं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लो RWA के यूट्यूब से, और उसके अलावा मॉक टेस्ट दो मॉक टेस्ट और एनालिसिस करते बस हो। हो गया। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसी टॉपिक को मल्टीपल टाइम देख लो। जो गलत हो रहा है, जैसे डायरेक्शन का सवाल गलत हुआ, एक दिन डायरेक्शन देख लिए। कभी साला आपका मान के चलिए कि किसी और चीज का हुआ तो उसको देख लीजिए। जिस टाइप के क्वेश्चन गलत हो जाते हो उसको देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस पर काम करो। दूसरी बार अगर वो मॉक में आता है तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। ये आप कह रहे हैं, तो ये आपका हो गया रीजनिंग का भी। ठीक है, तो भैया ये हुआ आपका। और इसके बाद आपने जो है रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपने कम से कम कितने नंबर की लीड थी आपकी? मेरी रिटन एग्जाम की मेरे 62 मार्क्स की लीड। 62 मार्क्स की इनकी लीड थी। उसके बाद सीधा इनका फिजिकल हुआ। तो फिजिकल के लिए जो है किस प्रकार से प्रिपरेशन किया आपने? फिर मैंने फिजिकल के लिए AB फिटनेस एकेडमी, हमारे बालाघाट के OP सर, मतलब फ्री ऑफ कास्ट, जो उनके लिए तो क्या ही बोले हम लोग। हाँ, वो तो तो देखो सबसे पहली बात ये बोल रहे हैं कि जो फ्रेशर बंदा तैयारी कर रहा है, अगर से आप बालाघाट से देख रहे होगे और बालाघाट अब आप ऑल इंडिया से हो, कहीं से भी आप अपने नियर बाय की कोई भी एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो भी जा सकते हो, या आप खुद भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन एकेडमी में जाने से एक चीज़ ये है कि आपको अपनी गहराई का पता होता है। बालाघाट वाले को अपन सजेस्ट करेंगे कि भैया आप जो है AB फिटनेस एकेडमी में आके तैयारी करो। क्या है, वहाँ पर आप ट्रायल देते हैं, आपको अपनी कमी पता चलती है। AB फिटनेस एकेडमी में जो ट्रायल होता है वो रियल जो हमारा फिजिकल होता है उसको बीट करता है, मतलब कि उससे भी अच्छा ट्रायल होता है। वही मैं
कहना चाहूंगा कि और जैसा आपका पहले त्रैमासिक परीक्षा होता है, फिर अर्धवार्षिक होता है, फिर प्री बोर्ड होता है, उसके बाद वार्षिक के लिए आप जाते हैं, वैसा एबी फिटनेस एकेडमी में आपका फिजिकल का त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड सब हो जाता है और दमाई सर सीधा आपको वार्षिक के लिए भेजते हैं। हाँ, और है हमारे ना? एजीआई भी ग्रुप बन गया था, मतलब हमारा और अभिषेक बताओ जयसवाल इन्फॉर्म ग्रुप कि भी था। हमारे जो यूट्यूब चैनल था इस नाम से भी हमने बना लिए थे, तो हम फिजिकल तो का वैसे थोड़ा ग्रुप भी हमें था। टाइम का इशू था, इसलिए हम एबी फिटनेस एकेडमी भी कुछ दिन दौड़ने गए, हाँ। लेकिन हम ट्रायल उनका जरूर ट्रायल किया था। ट्रायल हमने हमेशा एबी फिटनेस एकेडमी का ट्रायल दिया इसलिए कहते हैं कि अगर से कोई आदमी मरता रहा और किसी कुएं ने उसे पानी पिलाया है, तो उस कुएं का धन्यवाद अदा करना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही उसका जो है प्राणदाता हाँ। है ना। तो एबी फिटनेस एकेडमी हमारी प्राणदाता थी। हमें उन्होंने हमारी कमी बताई। एक बार हमारा 23.5 मिनट तक टाइम आ गया था, उन्होंने कमी बताई, हमने फिर ऐसा लगा कि नहीं यार हमें मेहनत करना भाई। चाहिए। एबी फिटनेस में मेरा 22 मिनट आता था, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो मेरे 20 मिनट आया है। मतलब 5 कहने की किलोमीटर। बात है कि आपको यहाँ पर जो प्राप्त है वो आपको हद से ज्यादा पर्याप्त है, ये बात है ना। तो ये हो गई फिजिकल की। फिजिकल, अब भैया बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोई फ्रेशर फर्स्ट बार तैयारी करता है फिजिकल की, तो अगर से कोई बंदा जो वो कभी नहीं दौड़ा, वो अगर से एसएससीजीडी 5 किलोमीटर की तैयारी करे तो कितने दिन में कर लेगा? 25 से 30 दिन में कर सकते हैं। तो जो बताते हैं ना आपको मोहल्ले वाले, पड़ोसी की फौज की अगर दौड़, उसके अंदर इफिशियंसी है तो वो 25 से 30 दिन में कर लेगा। अदरवाइज अगर इफिशियंसी नहीं है तो भी 1-1.5 महीने में आराम से हो फिर जाएगा। भी हाँ कर लेगा। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आपको हम बताना चाह रहे हैं। तो ये हुआ भैया। फिर उसके अलावा चेस्ट वेस्ट बहुत लोग का कम रहता है, तो उनको क्या देखो, करोगे? मेरे इंक्रीज करने के अकॉर्डिंग लिए? आप अगर बालाघाट से हो या फिर कोई भी अगर एकेडमी के आपके नियरेस्ट कोई भी एकेडमी है, तो एक बार वहाँ के जो भी टीचर है उनसे उन टीचर से आप एक बार सजेशन ले लें कि मैं पर्टिकुलर इफिशियंसी जो टेस्ट है उसके हिसाब से मैं फिट हूँ या नहीं हूँ। आप चेस्ट नपवा लें उनसे, हाइट नपवा लें एक बार। अगर उन्होंने बोल दिया कि है तो मान लेना कि है, बाकी दुनिया कुछ भी बोले। जी, मतलब ये है कि आप जो है अगर से अपना चेस्ट नपवा रहे हैं, तो चेस्ट की ज्ञाता के पास जाइए। आप अगल बगल के लड़के किससे न नपवाइए, क्योंकि उनको आपको जो थोड़ी है ना पता है कई भाई। प्रकार, उनको थोड़ी पता है कि कहाँ और से हाँ, चेस्ट नपना, क्या आपको नपना है। ऐसा लग रहा है कि भाई कि मतलब मेरा चेस्ट इतना है, मतलब 80 से 85 एक्सपांड हो जाता है, लेकिन नहीं आएगा वहाँ। ऐसा नहीं होता, जो है वो आएगा, क्योंकि वहाँ RFID से होता है। हाँ, और सीधी बात की ये बात है कि अगर से आपका इधर त्रास, अगर से 79 भी भर रहा है या 78 भी भर रहा है, तो वहाँ इजीली जो है 80 भर 80 जाता भर है। जाता वो है। जानते हैं कि चेस्ट कभी भी बढ़ सकता है। थोड़ा हाइट में कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कम ही करते हाँ, हैं। मेरा पर 25 अगस्त को वो था। हाँ, तो ये फिजिकल की बात हो गई। फिजिकल के लिए कुछ जो तैयारी करते हैं, तो डाइट वाइट क्या प्लान करना चाहिए डाइट में ऐसा है, मिडिल क्लास पर्सन के लिए? सुबह चना वना खाया करो, और केले वेले प्रॉपर कैलोरीज हमको जितनी बर्न हो रही है उतनी मिल जानी चाहिए, ऐसा उसका ध्यान रखिए बस। ये बात होगी, ठीक है। अब इसके बाद भैया आता है नेक्स्ट चरण मेडिकल का। कई लोग बोलते हैं गांव में भी, अरे यार ये एसएससीजीडी का फॉर्म भरा है, एग्जाम देगा, एग्जाम में निकल जाएगा। फिर कई शुभचिंतक बोलते हैं, अरे एग्जाम दे दिए, निकाल लिया तो क्या हुआ, ये तो फिजिकल में छट जाएगा, 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग नहीं निकला करती। अरे चलो भाई, एग्जाम मतलब दौड़ भी निकाल लिया इसने, तो ये फिजिकल मतलब मेरिट में छट जाएगा, मेडिकल में छट जाएगा। तो मेडिकल आप एक बार अनफिट थे, उसके बाद जो है मेडिकल आप फिट हुए, किस प्रकार से फिट हुए आप ये बताइए। देखो, मैं एक बात बोलूँ भाई कि अगर कोई मेडिकल अनफिट हो जाए उसके बाद भी अगर किसी को फिर से अगर उसी वर्दी का अगर जुनून चढ़ जाए, भाई जिसने ठुकराया था पिछले साल की सर्दी में ये बात आ जाती है। कह देना उससे वो आ गया है इस बार एसएससीजीडी की वर्दी में, समझे? तो इसने ऐसा है ठुकराया कि था पिछले साल की सर्दी में, वो फिर से एसएससीजीडी की वर्दी मुझे में आ गया। DIG मैम ने बोल दिया था कि भाई ये तो तुम फौज के लिए नहीं बने। फौज के लिए नहीं बने हो। देखो, लेकिन मेरे अंदर तो फिर आग लग चुकी थी भाई। मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, किसी ने चैलेंज किया है तो मुझे एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता देखो है। वहां पर जो सीनियर अफसर थे उन्होंने कह दिया कि भैया तुम फौज की तैयारी मत करो, आप फौज के लिए नहीं बने हो, रेलवेज में जाओ, बढ़िया। लेकिन दिल धड़कता था तो सिर्फ फौज की वर्दी। फिर मैंने रिस्टार्ट किया। फिर मैं मतलब ऐसा है कि अगर आपके साथ कोई इशू है, मेडिकल इशू है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, ना कि किसी पर्सन से, गांव के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ रहे हो कि मैं हूं कि नहीं फिट। वो थोड़ी ना बताएगा यार। मतलब आपको सीधा सा ये सलाह ये है कि आप एक बार अनफिट हो तो ये मत समझिए कि आप इस बार अनफिट हो तो हर बार अनफिट रहेंगे। आप अगली बार फिट हो सकते हैं। हो सकता है कि उस समय ऐसी कुछ सिचुएशन रही हो आपकी बॉडी के साथ, तो आप अनफिट पाए गए, इस बार फिट हो जाएगी।
तो जो है आप है तो गिव अप नहीं करना है। अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, इधर उधर ना बताए। मेरे साथ इशू था तो पर मैं डॉक्टर से सजेशन लिया, मैंने किसी को शेयर नहीं किया कि भाई मेडिकल अनफिट हूँ। मेरे अंदर तो आग लग चुकी थी अंदर से। और इसके बाद आता है दोस्तों मेडिकल फिट। मेडिकल फिट होने के बाद आता है फाइनल मेरिट का दिन, और फाइनल मेरिट के मेडिकल दिन में इनका आता है CISF में नाम। और फैमिली का क्या होता है रिएक्शन, ये बताइए भैया। फैमिली में सभी लोग खुश, मेरे पेरेंट्स लोग सब खुश थे। अच्छा, यार क्या ही बताऊँ, मतलब फर्स्ट में अपनी फैमिली में मैं फर्स्ट हूँ जो तो गवर्नमेंट घर में कोई इससे पहले गवर्नमेंट जॉब में है? ना गवर्नमेंट जॉब में थे, ना ही फौज में थे। आपके, अच्छा, मतलब फौज खानदान का अकेला फौजी है, और मतलब गवर्नमेंट जॉब वाला भी पहला पर्सन है। पापा जी आपके क्या काम करते हैं भैया? मेरे पापा जी किराना शॉप है हम लोगों की, तो उसमें बैठते हैं। देखिए, और किराना मम्मी शॉप, हाउस वाइफ है। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए मोटिवेशन है। और अब इनके मैं नंबर बता दूं तो इनके 100 कितने नंबर थे भैया? 133 नंबर थे। और ये बात आपको बता दूं कि ये जनरल डिस्ट्रिक्ट से भी अभी BSF फोर्स ले सकते थे, और नक्सल डिस्ट्रिक्ट से भी इनने जो है इजीली अपने लिए CISF का पद को सुनिश्चित किया। बहुत बहुत इनको मैं अग्रिम बधाई देता हूं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपको गिव अप नहीं करना है। भैया ने जैसा गिव अप नहीं किया, आपको भी नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है। अब 2 शब्द भैया लास्ट आपको बोलेंगे, और जो है इस वीडियो का हम अंत करेंगे। बोलिए भैया। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगी मैंने मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अब लास्ट सीधी सी बात है भैया, अब कुछ चंद शब्दों में समझाइए कि जो SSC GD की अब 23 तारीख से इनके एग्जाम है, तो इनको अब किन चीज़ों पर फोकस करना है, लास्ट के दिनों में क्या करना चाहिए, किन चीज़ से बचना चाहिए? देखो भाई, मैं जो भी टीचर, अगर आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, तो आपको अगर उन टीचरों के कोर्सेज चाहिए या कोई भी चीज चाहिए, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। मैं बस फ्री में आप कमेंट में अपना नंबर लिख देना। कमेंट में अपना नंबर लिख देना। आपको अगर चाहिए कि, और स्ट्रेटेजी अगर चाहिए, तो मैं स्ट्रेटेजी भी टाइम टू टाइम भाई को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक भी दे दूंगा। आप डायरेक्ट वहां से भी इनके स्ट्रेटेजी वीडियो देख सकते हैं। और सीधी बात है कि यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट इनके पास शेयर करूंगा, कमेंट्स ये देख लेंगे, और आपको खुद जो है ये मैसेज कर देंगे। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक वगैरह जो भी टीचर का चाहिए, जो भी कंटेंट चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने साइट से। और अभी लास्ट दिनों में किन चीजों पर ज्यादा काम करना चाहिए, बता दीजिए इन लोगों को। लास्ट दिनों में यार डिसिप्लिन फॉलो करनी है। अभी क्या है, सब मतलब डाइवर्ट नहीं होना है चीज़ों से। क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यूसली डिसिप्लिन फॉलो करना है, मतलब कंटिन्यूसली डेली प्रिपरेशन करनी, मतलब पढ़ाई करनी है, ना कि बीच में। लगभग कितने घंटा अभी टाइम और रहना चाहिए? अभी तो 10 आवर्स तो डेफिनेटली देने देखिए, पड़ेंगे 10 पर डे, 10 आवर्स। बाद में अगर से 16 घंटा सोना चाहते हो ना, या 16 घंटा आराम करना चाहते हो, तो 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भैया कम से CISF कम में 10 घंटे 8 घंटा ड्यूटी देंगे, और बाकी 16 घंटा का रेस्ट रहेगा। और फैमिली भी साथ में रख सकते हैं 8। और रही बात की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आगे के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके CPO, मतलब जो CPO की अगर से तैयारी करेंगे, तो डिपार्टमेंटली इनका जो है SI के लिए हो जाएगा, SI से इंस्पेक्टर तक हो जाएगा। CISF में डिपार्टमेंटल वैकेंसियाँ बहुत सारी निकाली जाती है, तो फायदा ही फायदा है। आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ हम खड़े हैं, भैया खड़े हैं। भाई अब अगर आपको प्रिपरेशन डेप्थ में करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हम लोगों से जुड़े रहना, हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मैं भैया के चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दूंगा। आप वहां से इन्हें जरूर सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धैर्य बनाकर रखें, और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से जारी रखें। ठीक है, क्योंकि एक कहावत है, चढ़ेंगी वर्दी लगेंगे सितारे, दुनिया देखेंगी तुम्हारे नज़ारे। जय हिंद, जय भारत।